नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गुरु कोचिंग सेंटर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान विषय पर, जिसमें एक्टिव प्रकाशन भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके न्यूमेरिकल्स पर बात कर रहे हैं दोस्तों। ये चैप्टर 2 है इस पार्ट 2 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की स्टडी। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन ये 2015 में आया हुआ है, आपके सामने है और अच्छा सवाल है, बहुत लॉजिकल भी है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई की पतली छड़ 9 सेंटीमीटर ऊंचाई के तथा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले बीकर में चित्रानुसार स्थित है, जिसका ऊपरी सिरा प्रेक्षक द्वारा देखा जाता है। जब बीकर में 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक एक द्रव भरा जाता है, तब प्रेक्षक छड़ का निचला सिरा भी देख लेता है। द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा जो इसमें हमने भरा था। देखिए बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको बीकर दिया हुआ है, इसमें उसने जो पानी भरा है वो 6 सेंटीमीटर तक भरा है दोस्तों, लेकिन इसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है और इसमें 3 सेंटीमीटर की पतली छड़ रखी हुई है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें। यहाँ पर देखिए इसको मैं बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से इस बीकर में, तो ये इसको 2 पार्टों में बांट देगी दोस्तों। अब ध्यान से देखें, यहाँ जो आपने पानी भरा हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, तो यहाँ से इसको एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसका लेवल बन जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखें आप लोग। देखिए अब यहाँ से आप देखें, जब ये प्रेक्षक इस तरह देखेगा तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है और जब पानी की सतह से ये किरण निकलेगी तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन हो जाएगा दोस्तों। और आपने पढ़ा था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है दोस्तों, यानी कि अपने मार्ग से थोड़ी सी हट जाती है। तो ध्यान से देखें, जब ये यहाँ आएगी किरण तो ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी और ये कह रहा है कि ये बंदा इसके निचले सिरे को भी देख पाता है। तो इस तरह से हमारे सामने एक कंडीशन बन गई है दोस्तों। तो ध्यान से देखें, जब ये प्रेक्षक इधर से देख रहा था तो इसमें इधर से जो इसकी आंख का एंगल बनेगा उसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंट एंगल, अर्थात हम बोल सकते हैं इसको आपतन कोण, जिसको मैं दिखाता हूँ आई से दोस्तों। और यहाँ जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी कि अपवर्तित हो जाएगी तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपका अपवर्तन कोण, जिसको मैं दिखाता हूँ दोस्तों आर से। तो बस देखिए बहुत ही सिंपल है। अब इसकी जो यूनिट है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये वाली, ये आपकी 6 सेंटीमीटर दोस्तों। और ये जो ऊपर का हिस्सा बचेगा तो 9 थी पूरी, तो ये बचेगा आपका 3, और ये पूरी 6 थी तो ये वाली भी 3 हो जाएगी और ये वाला हिस्सा भी 3 हो जाएगा। अब देखिए आपने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो दोस्तों मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए यहाँ जो ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका, इसका मैं नाम रख लेता हूँ। ये मैं रख लेता हूँ ए, यहाँ से हो जाएगा आपका बी, इसको रख लेता हूँ मैं सी, और ये हो जाएगा आपका डी, इसे बोल लेते हैं हम ई। अब ध्यान से देखें, ये जो आपका ए बी सी त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है। इसमें मैं एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो जिसका नाम है साइन, इसको हम जया बोल देते हैं हिंदी में, तो मैं साइन ले लेता हूँ दोस्तों। और आपने पढ़ा होगा कि जब किसी कोण के सामने की भुजा को हम देखते हैं तो वो लंब होती है, उसके ऊपर जो होती है वो कर्ण होती है, और जो साइड में होगी नीचे उसके वो आधार कहलाती है। तो अगर इस त्रिभुज में बात करूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो मैं कहूँगा यहाँ से कि त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं देखूँ दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका साइन आई इक्वल, देखिए साइन बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखें, ये जो आई है इसके लिए ये वाला जो भुजा है ए बी, ये हो जाएगी आपकी लंब, यानी कि ये हो जाएगी आपकी ए बी, और अपॉन में जो कर्ण है आपका वो हो जाएगा बी सी। ध्यान से देखें दोस्तों, अब देखिए ए बी की वैल्यू मेरे पास 3 है लेकिन बी सी की वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो ये एक प्रकार से कर्ण है। और आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी दोस्तों, तो वो कहती थी कि जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर आधार और परपेंडिकुलर अर्थात लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है दोस्तों। तो मैं इसको इस प्रकार लिख लेता हूँ। देखिए ए बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो मैं यहाँ 3 भर लेता हूँ। नीचे ये जो है, ये अभी बताया मैंने आपको कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो कर्ण का जो स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायरों के योग के बराबर होती है। तो ये जाएगा अंडर रूट में 3 स्क्वायर और प्लस का 3 स्क्वायर,
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 3 अपॉन ये हो जाएगा 3 यानी कि 2 बार 3 है, तो मैं इसको कह सकता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर और ये अंडर रूट में हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखें, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, ये 3 स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 3 और अपॉन में बचेगा आपका 2। इस 3 से मैं इसको काट देता हूँ तो ये बच जाता है आपका 1 अपॉन रूट 2। यानी कि जो मेरे पास साइन की जो वैल्यू आई है दोस्तों वो आई है आपकी साइन आई की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखते हैं हम इस वाले त्रिभुज में जिसका नाम है सी डी और ई। तो त्रिभुज सी डी ई में कोण आर यानी कि अपवर्तक कोण के लिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखें, ये हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई में, ध्यान से देखें ये हो जाएगा फिर से साइन आर बराबर हो जाएगा, देखिए कोण के सामने एक भुजा लंब बताई मैंने आपको और नीचे ये आधार हो जाएगा ये वाला कर्ण। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बटे कर्ण, यानी कि डी ई अपॉन डी सी। तो ये जाएगा आपका डी ई अपॉन डी सी। अब ध्यान से देखें इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी दोस्तों। तो कर्ण जो होता है कर्ण का वर्ग वो इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ जो मैं वैल्यू रखूंगा इसकी, इसको रखूंगा मैं अपॉन में, ध्यान से देखें अंडर वुड 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर और जो अपॉन में आएगी ये वाली दोस्तों ये जो लंब है ये 3 हो जाएगा, तो मैं रख लेता हूँ 3। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 3 अपॉन, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। अब देखिए ऊपर तो 3 है हमारे पास दोस्तों, नीचे 9 और 36 दोनों मिला के हो गए 45 दोस्तों। तो ये 45 रख लेंगे हम। 3 अपॉन, देखिए जो 45 है इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए मैं ऐसी वैल्यू में तोड़ूंगा जो थोड़ी सी हमें कंफर्टेबल हो जाए। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ 9 गुणा 5। अब ध्यान से देखें ये 9 गुणा 5 अभी 45 है, 9 का जो वर्गमूल होगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ 3 अपॉन 3 इंटू रूट 5 और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास अंडर रूट 5। और ये किसकी वैल्यू दोस्तों, ये है साइन आर की वैल्यू। अब आप ध्यान से देखें साइन आई और साइन आर हमें मिल चुका है और आपके सामने जो कंडीशन है दोस्तों वो जो इसकी किरण है प्रकाश किरण यानी कि जो प्रेक्षक को देख रहा है वो वायु से इस द्रव के अंदर देख रहा है। तो यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम दोस्तों। स्नेल के नियम से इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो यहाँ लिख देंगे हम कि स्नेल के नियम से जो आपका माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों फॉर्मूला। तो साइन आई की जो वैल्यू हमारे पास वो है 1/√2, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√2 और अपॉन में जो साइन आर की वैल्यू आई दोस्तों तुम्हारे सामने ये है आपकी √5, 1/√5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/√2 ऐसा रहेगा तो इसको मैं उल्टा लिखूंगा यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर जाएगा √5/1, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा 1। अब देखिए ये जो दोनों ही स्क्वायर रूट में है और 1 का कोई ज़्यादा महत्व है नहीं दोस्तों, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n इक्वल, दोनों को एक साथ रूट में लिख लेंगे 5/2। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं सवाल के अंदर, ये रहा आपका आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो कृपया एक लाइक जरूर करके जाएं, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा आपका नहीं हो रहा है। और कृपया शेयर कर दें और एक बार सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों चैनल को, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है स्क्रीन पर। वो कह रहा है कि एक पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, जबकि साइन 35.3 डिग्री इक्वल है 1/√3। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है n इक्वल √3 और आपसे कह रहा है कि क्रांतिक कोण क्या होगा, यानी कि c इक्वल क्या होगा, क्राइटिकल एंगल। तो देखिए बहुत ही आसान है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्रांतिक कोण का कि जो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध होता है वो होता है n इक्वल 1/sin c। तो दोस्तों यहाँ से हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें हम n के नीचे 1 मान लेते हैं दोस्तों, और यहाँ से इसको मैं दोनों को
अपोजिट कर देता हूँ, यानी कि उल्टा कर देता हूँ, तो जो मेरे सामने कंडीशन होगी वो होगी साइन सी इक्वल 1/n। तो अब देखिए साइन सी बराबर 1/n आ गया, n की वैल्यू मेरे पास है तो मैं n की वैल्यू उसमें रख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1/√3। अब देखिए ध्यान से देखें, इधर तो हो गया आपका साइन सी और इधर है 1/√3। तो 1/√3 जो है वो साइन 35.3 की वैल्यू है दोस्तों, तो इसकी जगह पर मैं इस वैल्यू को यहाँ से उठा के रख ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 35.3 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन ये दोनों हट जाएंगे, तो ये जो बचेगा आपका ये हो जाएगा सी इक्वल 35.3 डिग्री। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों, वो कह रहा है कि पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 और 3/2 है। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान है। देखिए 2010 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान भी है दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। देखिए दिया क्या है इसको देख लेते हैं पहले। पानी और कांच के अपवर्तनांक, यानी कि हवा के सापेक्ष पानी यानी कि AnW आपको दिया हुआ है 4/3। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक Ang आपको दिया हुआ है 3/2। देखिए आपसे पूछ रहा है कि कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण, यानी कि जो प्रकाश किरण है वो कांच में से होकर जा रही है और पानी पर पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा आपका WNG कितना होगा, यानी कि ये मुझे चाहिए पहले यहाँ पर WNG जो आपका अपवर्तनांक होगा, यानी कि n इक्वल जो होगा वो WNG होगा। और WNG कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये हो जाएगा WNG ANG/ANW, यानी कि जिसका हमें निकालना होता है और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उन दोनों में ये रेशो जो बनता है इस तरह बनता है दोस्तों कि जिसके सापेक्ष निकालेंगे वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है और जिसका निकालना होता है वो हमेशा ऊपर आती है। अब यहाँ पर आप नॉर्मली वैल्यू भर लीजिए और हमारे सामने जो n की वैल्यू आपके होगी वो आएगी ANG, इनकी ANG हमारे पास 3/2 और जो ANW है वो आपका 4/3। और ध्यान से देखें आप लोग, इसको मैं सीधा रख लेता हूँ, 3/2 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 ऊपर जाएगा 3/4, ये हो जाएगा दोस्तों 9/8, यानी कि जो मुझे n की जो वैल्यू आई है वो 9/8 आई दोस्तों। अब ध्यान से देखें, मुझे चाहिए क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण की जो पीछे स्थिति बताई मैंने आपको, क्रांतिक कोण में और जो अपवर्तनांक में संबंध होता है वो होता है n इक्वल 1/sin c। तो यहाँ से जो sin c होगा आपका वो आ जाएगा दोस्तों 1/n। अब n की वैल्यू में भर लेता हूँ यहाँ से, ये है आपकी 9/8, यानी कि 1/9/8। 8 ऊपर जाएगा, ध्यान से देखें दोस्तों, ये साइन की वैल्यू है, तो यानी कि जो साइन आपका आया है साइन सी वो हो जाएगा आपका 8/9। लेकिन ये तो साइन सी की वैल्यू आई है तो मुझे चाहिए यहाँ पर सी। तो ध्यान से देखें, जो सी हम निकालेंगे, सी कैसे निकालेंगे, इस साइन को हम उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा इनवर्स। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, इसको हम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन बोलते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान है, मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/9 और यही आपका आंसर होगा। ध्यान से देखिए, देखिए जो इनवर्स फंक्शन है इसको आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स विषय में देख लें, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक है इनवर्स फंक्शन, तो इसको भी ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें मैथमेटिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है थोड़ा सा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखें स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। वो कह रहा है कि एक द्रव में प्रकाश की चाल इतने मीटर पर सेकंड और वायु में प्रकाश की चाल इतने मीटर पर सेकंड है। यदि एक प्रकाश किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, ये आपको बताना। देखिए पहले द्रव में जो प्रकाश की चाल है वो उसको मान लेता हूं मैं v1, ये दी हुई आपको 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वायु में जो प्रकाश की चाल है दोस्तों वो है आपकी c बोलते हैं इसको, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये नियतांक भी कांस्टेंट है, मतलब ये इतना होता ही है वायु में प्रकाश की चाल। तो मैं सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें उस प्रकाश की चाल इतनी है।
तो आपने पढ़ा होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला v इक्वल जो होता है c अपॉन n। ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है जिसका अपवर्तनांक इतना है, तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो ये जाएगा n इक्वल c अपॉन v। तो c की वैल्यू क्या हमारे पास 3 × 10 की पावर 8 ये रही, और v की वैल्यू क्या दोस्तों, ये रही 1.5 × 10 की पावर 8। देखिए आपने देखा सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें बिल्कुल यही कंडीशन थी, और मैंने आपको बताया था यहाँ से 1.5 से इसको काटेंगे हम, मतलब 1.5 है नीचे, इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 1.5 दूनी 3, तो ये बचेगा आपका 2। देखिए पावर्स भी कट चुकी हैं क्योंकि सेम पावर है, तो n की जो वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है, वो 2। लेकिन हमसे पूछा है उसने क्रांतिक कोण की वैल्यू। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्रांतिक कोण कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान है। क्रांतिक कोण में और अपवर्तनांक में जो संबंध है वो n इक्वल कितना होता है 1 अपॉन साइन c, तो यानी कि साइन c जो हो जाएगा 1 अपॉन n, और n की वैल्यू मेरे पास है 2, तो ये हो जाएगा आपका साइन c इक्वल 1/2। अब देखिए साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू होती है साइन 30, तो यहाँ रख देता हूँ मैं साइन 30, ये हो जाएगा आपका साइन c। तो c इक्वल कितना आया हमारे पास, c इक्वल आया दोस्तों 30 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों। वो कह रहा है कि हमारे पास कांच की कोई प्लेट है जिसका अपवर्तनांक 1.667 है, उसमें कोई प्रकाश किरण चलती हुई जा रही है और वो जल पर पड़ती है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। बड़ा लॉजिकल बात कह रहा है वो यहाँ पर। वो कह रहा है कि किस आपतन कोण पर प्रकाश ऊर्जा पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। देखिए ध्यान से देखें, आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अपना पढ़ी होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि इसका जो अपवर्तनांक है वो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, वो मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों। ध्यान से देखें, आपको दिया हुआ है ANG, यानी कि कांच का अपवर्तनांक 1.6, 6 और 7। उसके बाद दिया हुआ आपको जल का अपवर्तनांक ANW, यानी कि एयर के सापेक्ष वाटर का 1.333। तो सबसे पहले मुझे जल के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक निकाल लेना दोस्तों, यानी कि WNG मुझे यहाँ पर निकालना होगा। तो WNG जब हमें मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि इसको हम n बोल सकते हैं, तो WNG निकालने के बाद यहाँ से अगर हम क्रांतिक कोण निकालेंगे तो क्रांतिक कोण ऐसा कोण होगा जिस पर वो पूरी तरह से किरण वापस लौट जाएगी। तो यानी कि मुझे सबसे पहले n चाहिए, और n निकालने के लिए मुझे यहाँ पर WNG मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा, और ये होगा दोस्तों कितना, ANG ओवर ANW। यहाँ पर वैल्यू भर लेंगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका कितना 1.667, और अपॉन में आ जाएगा 1.333। अब देखिए इससे इसमें नॉर्मली भाग लगा लेंगे दोस्तों, तो ये जाएगा आपका कितना n इक्वल, देखिए यहाँ से पॉइंट हट जाएंगे और ये भी हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना 1667, और नीचे बचेगा आपका 1333। तो लगभग 1.2505। देखिए इतना आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर से मैंने भाग लगाया दोस्तों। तो अब ध्यान से देखें, n की वैल्यू मेरे पास इतनी मिल गई है। अब मुझे चाहिए आपतन कोण यानी क्रांतिक कोण एक तरीके से, तो ये जाएगा आपका साइन c इक्वल हो जाएगा 1/n, यानी कि 1/n की वैल्यू हमारे पास है 1.2505। देखिए इससे हम जब डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली आ जाएगी, ये आएगी 0.7996, और इधर हो जाएगा आपका साइन c। तो ये जो वैल्यू दे रखी है आपको ये वाली, ये वैल्यू है आपकी साइन 53.1 की। तो इसकी वैल्यू को हम रख लेते हैं कि साइन c इक्वल साइन 53.1। अब साइन से ये वाला साइन जो है दोस्तों ये हट जाएगा, तो ये बचेगा आपका c की जो वैल्यू आ जाएगी आंसर में आपका, वो आ जाएगी c इक्वल 53.1 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो कृपया लाइक जरूर करें दोस्तों।